नमस्कार। कभी सोचा है कि हाथ में रखी किताब या फोन पर जो टेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं वो हम तक पहुंचा कैसे? आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी की कहानी में उतरेंगे जिसने ये सब मुमकिन कर दिया और दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी है छपाई की, यानी प्रिंट की। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां ज्ञान पर कुछ लोगों का कब्जा था, जहां किताबें सोने चांदी जितनी ही कीमती थी और आम इंसान के लिए तो बस एक सपना। ये कोई कल्पना नहीं है, ये हमारी ही दुनिया थी, प्रिंटिंग प्रेस के आने से पहले। जरा भारत के इस शाही कारखाने की तस्वीर देखिए। यहाँ किताबें बनाई नहीं जाती थीं, बल्कि उन्हें गढ़ा जाता था। हर किताब अपने आप में एक कला थी, जिसे बनाने में महीने, कभी कभी तो साल भी लग जाते थे। ज्ञान एक हुनर था जो बस कुछ गिने चुने लोगों के पास था। आम लोगों के लिए तो ये किताबें उतनी ही दूर थी जितने आसमान में तारे। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और समझते हैं कि प्रिंटिंग से पहले ज्ञान पर ताला लगा कैसे था। उस दौर में किताबें मतलब हाथ से लिखी हुई पांडुलिपियां। इनको बनाना मतलब बहुत महंगा और बहुत ज्यादा वक्त लगने वाला काम था। और तो और ये बहुत नाजुक भी होती थीं। एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी बेहद मुश्किल। नतीजा क्या हुआ? ज्ञान कुछ अमीर और ताकतवर लोगों की जायदाद बनकर रह गया। सीधी सी बात थी, ज्ञान पर ताला लगा था और चाबी बस कुछ ही लोगों के पास थी। लेकिन कहानी में एक मोड़ आना बाकी था, और बदलाव की ये पहली चिंगारी पश्चिम की किसी लैब में नहीं, बल्कि पूर्व के शांत मठों और चहल पहल वाले बाजारों में जली थी। ज्ञान को आजाद कराने की पहली कोशिश एशिया में हुई। इसकी शुरुआत हुई चीन में लगभग 594 ईस्वी में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से। फिर ये टेक्नोलॉजी बौद्ध मिशनरियों के साथ जापान पहुंची, और कोरिया में तो कमाल ही हो गया। 13वीं सदी आते आते बौद्ध धर्म ग्रंथों के एक कलेक्शन को छापने के लिए 80,000, जी हाँ 80,000 से भी ज्यादा लकड़ी के ब्लॉक्स तैयार किए गए थे। और 17वीं सदी तक चीन में एक शानदार शहरी प्रिंट कल्चर बस चुका था। और ये देखिए, उसी दौर का एक जीता जागता सबूत, ये 868 ईस्वी में छपी डायमंड सूत्र का एक पन्ना है। दुनिया की सबसे पुरानी छपी हुई किताबों में से एक। सोचकर भी हैरानी होती है कि हर एक अक्षर को लकड़ी पर कितनी बारीकी से उकेरा गया होगा। जापान में तो 18वीं सदी के अंत तक प्रिंट आम जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका था। इन उकियो-ए प्रिंट्स में, जो कि लकड़ी के ब्लॉक से बनने वाली एक जापानी आर्ट फॉर्म थी, शहरों का जीवन, चाय घर, कलाकार और रोजमर्रा की तस्वीरें छपा करती थी। आप कह सकते हैं कि ये उस जमाने का सोशल मीडिया था, जो लोगों को उनकी अपनी ही दुनिया की तस्वीरें दिखा रहा था, और वो भी सबके लिए मौजूद था। एशिया में छपाई की तकनीक सदियों से थी, लेकिन ज्ञान को सच में हर किसी तक पहुंचाने वाली जो क्रांति थी वो यूरोप में हुई, और इस क्रांति का बस एक ही नाम था, गुटेनबर्ग। जर्मनी के योहान गुटेनबर्ग ने 1440 के आसपास एक ऐसी मशीन बनाई जिसने सब कुछ बदल दिया। ये थी मूवेबल मेटल टाइप वाली प्रिंटिंग प्रेस। अब लकड़ी के पूरे ब्लॉक की जगह धातु के अलग अलग अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाए जा सकते थे। इससे छपाई अचानक बहुत तेज और बहुत सस्ती हो गई। ये हाथ से लिखने और प्रिंटिंग के बीच उतना ही बड़ा फर्क था जितना पैदल चलने और हवाई जहाज में उड़ने का होता है। इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वह है टेक्नोलॉजी का फर्क। बाईं तरफ है लकड़ी के ब्लॉक से छपा डायमंड सूत्र, जो कलाकारी से भरा है लेकिन धीमा है, और दाईं तरफ है गुटेनबर्ग की बाइबल, जो मेटल टाइप से छपी है, एकदम साफ और एक जैसी। ये टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा उछाल था। ये गुटेनबर्ग की बाइबल का एक पन्ना है, इस नई तकनीक से छपी पहली बड़ी किताब। गुटेनबर्ग ने इसकी लगभग 180 कॉपियां छापी थीं, पर मजे की बात यह है कि हर कॉपी अपने आप में अनोखी थी। टेक्स्ट तो मशीन से छपता था, लेकिन पन्नों के किनारों पर ये जो खूबसूरत डिजाइन है, इन्हें पेंटर्स हाथ से बनाते थे। ये पुरानी दुनिया की कला और नई दुनिया की टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन संगम था। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आ रहा है, और क्यों ना आए। इस तरह के बेहतरीन विश्लेषण के लिए हमारे चैनल ट्यूब बडी एक्सप्लेन्स को यूट्यूब और फेसबुक पर जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने स्कूल के दोस्तों से भी शेयर करें। इससे हमें और भी अच्छी सामग्री बनाने की प्रेरणा मिलेगी। गुटेनबर्ग की मशीन ने सिर्फ किताबें नहीं छापी, उसने एक क्रांति को जन्म दिया। एक ऐसी क्रांति जिसने दुनिया को सोचने का एक नया नजरिया दिया। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। गुटेनबर्ग के आविष्कार के बाद सिर्फ 50 सालों में यूरोप के अंदर लगभग 2 करोड़ किताबें छप चुकी थीं। ये प्रिंट की क्रांति थी जो शुरू हो चुकी थी। ज्ञान अब किसी की जेल में बंद नहीं था, वो आजाद हो चुका था। और इसका असर जबरदस्त था। किताबों के दाम एकदम से गिर गए।
एक नया पढ़ने वाला तबका सामने आया। अब विचार पहले से कहीं ज्यादा तेजी से और कहीं ज्यादा दूर तक जा सकते थे। सुनने सुनाने की जो संस्कृति थी वो धीरे धीरे पढ़ने की संस्कृति में बदल रही थी। और सबसे जरूरी बात, अब चर्च जैसी बड़ी ताकतों के लिए विचारों के बहाव को कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन हो गया था। पहली बार सत्ता की नींव हिल रही थी और इसका हथियार थे स्याही और कागज। पर क्या सब लोग इस बदलाव से खुश थे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। 1508 में विद्वान इरास्मस ने लिखा था, प्रेस एक महामारी है। ये नुक्स निकालने वालों की छिपने की जगह है जहां से हजारों मुसीबतें निकलती हैं। असल में उन्हें और कई लोगों को ये डर सता रहा था कि अब कोई भी कुछ भी छाप सकता है, जिससे समाज में गड़बड़ और अविश्वास फैल सकता है। लेकिन इन सब डरों के बावजूद विचारों की इस सुनामी को रोकना नामुमकिन था, और इसी सुनामी ने आधुनिक दुनिया की नींव रखी, खास तौर पर भारत में। साल था 1780। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट छापना शुरू किया। ये भारत के शुरुआती अखबारों में से एक था और इसके साथ ही पब्लिक में खुलकर बहस करने के एक नए दौर की शुरुआत हुई। अब लोग अपने विचार छाप सकते थे, सरकार के कामों पर सवाल उठा सकते थे। ये भारत में लोकतंत्र की आवाज की शुरुआत थी, जो कागज पर छपकर गलियों तक पहुंच रही थी। प्रिंट ने शायद सबसे बड़ी क्रांति महिलाओं के जीवन में लाई। एक तरफ समाज का ये डर था कि पढ़ी लिखी लड़कियां या तो विधवा हो जाती हैं या किताबें पढ़कर बिगड़ जाती हैं, और दूसरी तरफ हकीकत थी रशु सुंदरी देवी जैसी महिलाओं की, जिन्होंने रसोई में छिप छिप कर पढ़ना सीखा और बाद में आमार जीवन नाम से अपनी आत्मकथा लिखी। ये बंगाली भाषा में छपी पहली पूरी आत्मकथा थी। सोचिए, एक महिला की आवाज जो रसोई की दीवारों को पार करके इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गई, सिर्फ और सिर्फ प्रिंट की वजह से। बहुत जल्द प्रिंट समाज सुधार का सबसे बड़ा हथियार बन गया। ज्योतिबा फुले ने 1871 में अपनी किताब गुलामगिरी से जाति प्रथा पर सीधा हमला बोला। B.R. अम्बेडकर और पेरियार के लेख पूरे भारत में पढ़े गए और उन्होंने लाखों लोगों को हिम्मत दी। सस्ती किताबों और पब्लिक लाइब्रेरियों ने इन क्रांतिकारी विचारों को मजदूर वर्ग तक पहुंचाया, जहां बदलाव की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो ये कहानी है एक मशीन की, एक ऐसी मशीन जिसने सिर्फ कागज पर स्याही नहीं बिखेरी, उसने विचारों को पंख दिए, क्रांतियों को आवाज दी और उस आधुनिक दुनिया को शक्ल दी जिसमें हम आज जी रहे हैं। ज्ञान जो कभी कैद था, आज हर किसी की उंगलियों पर है, और इसका सारा श्रेय प्रिंट को ही जाता है।